मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य। मनीष पैनी नजर रखते हैं राजस्थान की हर एक खबर पर, राजस्थान इलेक्शन भी कवर कर रहे हैं और राजस्थान की सियासत की नब्ज भली भांति पहचानते हैं। मनीष से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है राजस्थान में, किसके पक्ष में जाएगा, कौन पिघलेगा कौन बचेगा, क्या राजस्थान में पैटर्न रिपीट होगा या पैटर्न चेंज होगा, इन सब चीजों पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं मनीष से। मनीष, आप इतने वक्त से राजस्थान कवर कर रहे हैं और जिस तरह की अब सियासी आपाधापी मची हुई है, चुनावों का दौर है, क्या लगता है पैटर्न टूटेगा या पैटर्न बना रहेगा? जी शुक्रिया रचना जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आज के घटनाक्रम के साथ 3 चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, बीजेपी का मैनिफेस्टो जो आज जारी हुआ है वो 5 मुद्दे पर। उससे पहले जो बीजेपी का एक नैरेटिव है, जो गाना बना है मोदी साथ है राजस्थान, यानी इससे बात साफ है कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ा चेहरा है, वही चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा घटनाक्रम है एयरपोर्ट का, जब राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जा रहे थे और उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम सब साथ हैं। तो इन तीनों घटनाक्रम पे सब कुछ, पूरा राजस्थान का चुनाव आप समझिए कि एकदम टिका हुआ है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो कोई बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बड़े तरीके से जगह दी है। उसके बाद कन्हैया लाल की हत्या, उदयपुर में जो कांड हुआ, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। अब रही बात मोदी साथे राजस्थान की, तो आप देखिए राजस्थान में जब चुनाव होने वाले थे या डेट अनाउंस होनी थी, उससे पहले तमाम बड़े चेहरे जो कि मुख्यमंत्री की रेस में थे, सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, सीपी जोशी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, जो कि बालकनाथ, जो कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर माने जा रहे थे। लेकिन जब कैंपेन शुरू हुआ और मोदी साथे राजस्थान का जब नारा बीजेपी की तरफ से लगा, तो ये साफ हो गया कि फिलहाल बीजेपी का एक सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी बिहाफ पे ही राजस्थान में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन उसके उलट कांग्रेस की अगर देखिए, तो कांग्रेस के संकट इस बात का है कि कांग्रेस में 4 साल तो खूब झगड़ा हुआ है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। गुटबाजी इतनी ज्यादा हुई है मुख्यमंत्री लेने के चेहरे के तौर पर। एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल एमएलए को लेकर बहुत ज्यादा इसलिए भी रही है क्योंकि कामकाज बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। लोगों के बीच में नाराजगी ये रही है कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने कामकाज नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी इसीलिए घेर रही है कि ईडी की रेड पड़ रही है, पेपर लीक कांड बहुत बड़ा रहा है, इनकम टैक्स ने रेड मारी है। वैभव, आज ही के दिन देखिए कि मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, उनको ईडी ने बुलाया है पूछताछ करने के लिए। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी पेपर लीक के मामले को लेकर। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो कि इनके गारंटी पर कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं, और इसको प्रमुखता से बीजेपी उठा भी रही है कि अगर जब आप गारंटी की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कन्हैया लाल की हत्या और ईडी की रेड, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पर भी बात करना चाहिए। क्या उस बात की गारंटी आप देंगे कि पेपर लीक कांड में जो तमाम युवाओं के साथ जो चीजें हुई हैं उसको कुछ कहीं भरपाई करें? क्या आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जो अपराध बढ़ा है वो गारंटी है कि अपराध कम हो जाए, महिला सुरक्षा होगी? इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में आप देखिए कि राजस्थान में अब मैं मानता हूं कि नेट टू नेट फाइट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा पार्टी में जिस तरीके से प्रोजेक्शन हुआ है, उससे ये लगता है कि पार्टी और जो डिजाइन बॉक्स जिसने काम किया है उसमें पूरी कोशिश है कि अशोक गहलोत के चेहरे को बढ़ाया जाए, ना कि पार्टी को। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको नहीं दिखाई देगी। नाराजगी जनता की विधायकों से है, स्थानीय नेताओं से है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराजगी फिलहाल लोगों की जुबान पर नहीं है। उसके बाद कर्नाटक के तर्ज पर ये जो गारंटी का जो पूरा प्रोग्राम रखा है, असम से कांग्रेस ने शुरुआत किया था, कर्नाटक के चुनाव में गारंटी दी, यहाँ पर अब गारंटी देना शुरू किया है, चिरंजीवी योजना हो या अन्य चीजों की बात कहें, तो इस गारंटी को लेकर अशोक गहलोत रथ पर सवार हो गए हैं। लेकिन बीजेपी की गारंटी मोदी की गारंटी है। मोदी जी आते हैं चुनाव में, कहते हैं मोदी का मतलब है गारंटी। लेकिन अशोक गहलोत तो कहते हैं फीकी है उनकी गारंटी। हाँ, फीकी है गारंटी। वो ये भी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। वो कहते हैं जो सचिन पायलट हैं कि कुर्सी पर कौन बैठेगा ये कोई एक डिसाइड नहीं करता। लेकिन आप देखिए, जब चुनाव हुआ था पिछली बार, तो सचिन पायलट को लगभग लोग ये मान रहे थे कि मुख्यमंत्री होंगे। आप राजस्थान के जातीय समीकरण में अगर देखेंगे तो लगभग 17% तो जाट है, गुजर, मीणा, जो पूर्वी राजस्थान में जब गहलोत सरकार बनी थी तो ये माना जा रहा था कि पूर्वी राजस्थान में मीणा और गुजर का जो पैक्ट पहली बार हुआ उससे सरकार बनी। और मीणा गुजर कभी साथ में आए नहीं, लेकिन ये पहली बार होगी जब सचिन पायलट खुल के मैदान में आए तो मीणा गुजर जो जाति का जो वोट बैंक है वो साथ में कंबाइंड हुआ और उसके बाद सरकार में एक बड़े मार्जिन से जीते।
सकते हैं। यही वजह है कि इस बार जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कांग्रेस की तरफ से, तो आप ईस्टर्न राजस्थान में आप देख लीजिए, ईस्टर्न राजस्थान में कोई चेहरे नहीं बदले, जबकि जो तमाम कांग्रेस सर्वे कर रही थी उसमें कहा जा रहा था कि बड़े बड़े सर्वे किए जा रहे हैं, तमाम एक बार नए चेहरे लाएंगे, लेकिन चेहरे नहीं बदले गए। सचिन पायलट ने अपने लोगों को टिकट दिलवा लिया, सचिन पायलट हेवी रहे, गहलोत जी ने भी अपने लोगों को टिकट दिलवा दिया। लेकिन रही बात वही कि जब वहां पर सचिन पायलट घूमते थे पूर्वी राजस्थान या अन्य कहीं इलाकों में, तब लोग ये मान के चल रहे थे कि अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है, लोग पूछते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री कब बनेंगे। ईआरसीपी को लेकर एक बड़ी यात्रा होने वाली थी जिसमें पूर्वी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जाने वाले थे, नहीं गए साथ में। कल का ही घटनाक्रम देखिए, गारंटी यात्रा का प्रभारी सचिन पायलट को बनाया गया था अजमेर में। सचिन पायलट इस गारंटी यात्रा में अशोक गहलोत के साथ नहीं थे, जबकि एक दिन पहले रात को फोटो साथ में आई थी। तो ये सब चीजें जो सिनेरियो बन रहा है उससे साफ दिखाई देता है कि आपसी मतभेद जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। भले ही राहुल गांधी एयरपोर्ट पे कह दें हम सब साथ में हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें मनमुटाव बहुत मुसीबत बन सकती है। वहीं बीजेपी की आप बात करें, देखिए बीजेपी में तमाम बड़े चेहरे भले ही हों, लेकिन जब मोदी जी का जो रोड शो, जो मोदी जी जिन सभाओं में जिस तरीके से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी में अब अगर नैया बीजेपी की पार हो सकती है तो मोदी जी की वजह से ही हो सकती है। मोदी जी के ताबड़तोड़ दौरे हैं, एक दिन में 5-5 सभाएं हैं, जोधपुर में रोड शो है, जयपुर में रोड शो है, भरतपुर, करौली, बाड़मेर, इन सब इलाकों में मोदी जी का बड़ा रोड शो है। और आप जितने भी बड़े सभाएं हैं उस पर आप देख रहे होंगे कि एक लाल डायरी का जिक्र बहुत ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार ईडी की रेड को लेकर बहुत ज्यादा जिक्र होता है, कन्हैया लाल की जो हत्या हुई उसका बहुत ज्यादा जिक्र करता है। लाल डायरी के जब पन्ने निकले बाहर, तब सवाल अशोक गहलोत जी के ऊपर खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि जो उनके साथ जो लोग खड़े थे जिन्होंने मदद करी, वो अब अचानक से पीछे क्यों हो गए। उसके बाद जो 3 नाम आए सामने, महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़, ये 3 ऐसे नाम थे जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। विधायक दल की बैठक जब मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित की गई थी, तब इन्होंने अलग से शांति धारीवाल के घर पर एक अलग से मीटिंग करी और सारे विधायकों को वहां पे बुला लिया। और शांति धारीवाल का एक बयान कि कौन होता है आला कमान, ये बयान बहुत बड़ी मुसीबत अशोक गहलोत के लिए भी बन गया। और वहीं से इस बात की जिद सचिन पायलट ने भी पकड़ी थी कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया या जो कमिटमेंट किया है वो नहीं किया है, कम से कम पार्टी में इस तरीके से बेरुखी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे ऊपर ये टैग लगता है कि मैंने गद्दारी की है, तो ये भी पार्टी के खिलाफ वादा खिलाफी है जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, लिहाजा इन पर कार्रवाई हो। और ये वजह आप देखिए, महेश जोशी को टिकट नहीं मिला है जयपुर से, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी। धर्मेंद्र राठौड़ जो कि सबसे बड़े अशोक गहलोत के खास हैं, पूरा मैनेजमेंट उनका है, उनको टिकट नहीं मिला। शांति धारीवाल को जरूर मिला है क्योंकि कोटा में उनकी जगह कोई चेहरा नहीं है। अशोक गहलोत जी ने इस तरीके से बैलेंस किया है, तो पार्टी में दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, शेखावाटी, अगर इस तरीके से अगर आप विभाजन करें पूरे राजस्थान का, तो मैं मानता हूं कि मारवाड़ इस समय बीजेपी के लिए स्ट्रांग होल्ड है। जाट वोट बैंक को बनाने के लिए बीजेपी ने बहुत कोशिश की है। आप देखिए, सतीश पुनिया एक बड़ा जाट नाम है, उपराष्ट्रपति बने हैं, वो एक बड़ा जाट नाम है। ज्योति मिर्धा को कांग्रेस से तोड़ के लेके आए हैं, नागौर से चुनाव लड़ रही है, वो एक बड़ा जाट नाम है। एक ये नैरेटिव नॉर्मली कहा जाता है कि जो जाट के बड़े भी नेता थे कांग्रेस में, वो अशोक गहलोत के सामने टिक नहीं पाए, चाहे वो महिपाल मदेरणा हो, चाहे वो मिर्धा फैमिली से हो, चाहे कोई हो। और यही एक नाराजगी जाटों में बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि जाट मुख्यमंत्री बनाने की मांग बहुत अरसे से चल रहा है। ये कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस के लिए दिक्कत है कि जाट वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए कांग्रेस बहुत कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन कंपैरेटिवली बीजेपी ने बहुत कोशिश की है। पूर्वी राजस्थान से मारवाड़ तक के सारे जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, स्पेशली बीजेपी में, शुरुआत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। शुरुआत की जो 41 सीटों में जब टिकट घोषणा हुई, तो आप देखिए उसमें से 39 सीटों पर बीजेपी हारी हुई थी। और उस सीटों का पूरा रिसर्च बीजेपी ने किया है, और ये वजह है कि शुरुआत में ताबड़तोड़ 7 सांसद उतार दिए गए, जिसमें से दिया कुमारी, बालकनाथ, नरेंद्र खीचड़, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। 39 सीटों पर इन्होंने एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया था। उसके बाद की आप लिस्ट देखेंगे तो अधिकांश नाम वसुंधरा के लोग हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। चित्तौड़गढ़ से सबसे पहले नाराजगी हुई, चंद्रभा नाक्या नाराज हो गए, राजसमंद में कार्यालय तक के बीजेपी का फूंक दिया गया। तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा ये दिक्कत हुई कि अगर पहला ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 41 लोगों में, इस तरीके का अगर विरोध होता है तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। लिहाजा ये जरूरी है कि सारे नेताओं को एक जाजम पर बैठाया जाए, उनको मनाया जाए और इस विरोध के स्वर को कम किया जाए। तब तो
ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है कि राजे मान गई कि नहीं मान गई। ये तो एक ऐसा यक्ष सवाल है कि ये राजे ही बता सकती हैं। क्योंकि इस बार वो उस तरीके से फुल फ्लैश्ड बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी जनसभाएं करती नहीं दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से हर बार राजे सामने आती हैं, इस बार थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा कम विजिबिलिटी है उनकी। बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हैं, बड़ी जनसभाएं नहीं हैं। और जिस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट वाली बात कही, एक भावुक अपील जैसा था वो कि मैं अब रिटायरमेंट ले सकती हूँ, अब कोई तैयार है अपने बेटे के लिए, उन्होंने कहा था। तो राजे का यहाँ पर क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? इंटरेस्टिंग आपने ये घटनाक्रम बताया है, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, तो इस चीज को भी मैं बताता हूँ। जब वसुंधरा राजे ने ये बयान दिया, दूसरे दिन नॉमिनेशन था, उन्होंने इस बात की सफाई दी कि ये बयान सिर्फ एक भावुकता में दिया गया है अपने बेटे को लेकर, कि मैं अपने बेटे को कुछ अच्छा करते हुए देख रही हूँ। ये बोलने के बाद जैसे ही वसुंधरा राजे नीचे उतरी, ड्राइवर को हटाया और स्टीयरिंग अपने बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। यानी बेटा खुद गाड़ी चला रहे थे, दुष्यंत जी, और बगल में वसुंधरा राजे बैठी हुई थी। यानी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि राजनीति की जो विरासत है वो संभवतः बेटा आगे लेके जाएगा। ये बात मैंने दुष्यंत सिंह से पूछा भी था, हालांकि उन्होंने टाल गए इस सवाल को, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे अब शुरुआत होती है कि वसुंधरा राजे अब आगे क्या, वसुंधरा राजे का क्या होगा। इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अधिकांश जो लोग हैं टिकट में वो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी हैं। और ऐसे समय पर जब वसुंधरा राजे को एकदम अपनी पार्टी ने इग्नोर करके रखा हुआ है, पार्टी ने फुल फ्लैश आगे नहीं किया हुआ है, तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं इस जरूर जुगत में प्रयास में जरूर होंगी कि आने वाले समय में उनका रोल किस तरीके से रहता है और स्पेशली पार्टी उनको किस तरीके से मना पाती है उनके कैडर को देखते हुए राजस्थान में। वरना एक राजस्थान में कहावत बहुत दिनों से राजनीति में चल रही है कि गहलोत वसुंधरा का पैक्ट है, तो भैया कुछ भी हो सकता है। मनीष, आजकल ये ट्रेंड सा चला हुआ है राजनीति में, नीतीश कुमार की वो भावुक अपील आपको याद होगी जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। और अब जो है वसुंधरा राजे का, दिया कुमारी पर आते हैं। ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। दिया कुमारी को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है बीजेपी ने, और वो एक वक्त काफी करीबी मानी जाती थी वसुंधरा राजे की, तो क्या किसी नए चेहरे को राजे पर तरजीह देने की बीजेपी की कोशिश है? नहीं, देखिए, दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं और इससे पहले सवाई माधोपुर से विधायक थी जब पहली बार चुनाव लड़े। राजसमंद से जब वो चुनाव जीती तब मार्जिन 1.5 लाख वोटों का था। और अब इनको विद्याधर नगर सीट, विद्याधर नगर जयपुर की सबसे सेफेस्ट सीट बीजेपी के लिए मानी जाती है। एक ये नैरेटिव सेट जरूर किया जा रहा है कि महारानी बनाम महारानी, लेकिन इस चीज़ को कहना बहुत जल्दबाजी होगा। वसुंधरा राजे का बहुत पुराना राजनीतिक करियर है और वो राजनीतिक जाजम को जिस तरीके से समझती हैं, हर एक कोने कोने को, पॉइंट को, वो समझदारी अभी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, देखिए। लेकिन दिया कुमारी चौंकाती है और दिया कुमारी का एक अपना कह सकते हैं कि ग्लैमर है, लोगों से जनता का जो जुड़ाव है वो बड़ा अच्छा है। आप विद्याधर नगर में आप कोई भी दौरों को देख लीजिए कि अगर आप महल से कोई महारानी निकल रही है तो ये फील नहीं होने देती हैं। राजसमंद में जब रही हैं तो सबसे ज़्यादा सांसद कोष खत्म किया है उन्होंने, काम उन्होंने बहुत किया है। सवाई माधोपुर में भी यहाँ तक कि ये कहा जाता था कि अगर दिया कुमारी चुनाव लड़ने आएंगी तो उनको जीत ही मिलेगी। तो एक कह सकते हैं बीजेपी में दिया कुमारी हैं, बालकनाथ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, नरेंद्र खीचड़ हैं, सतीश पुनिया हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं। ये ऐसे दिग्गज हैं जो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर मान के कई लोग चल रहे हैं। लेकिन सरप्राइज होगा मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी के लिए। ये तो हमेशा से ट्रिक रही है बीजेपी की और परंपरा रही है, परिपाटी रही है। इसी तरह नजर बनाए रखिए, वक्त वक्त पर हम आपसे आपकी एक्सपर्टीज लेते रहेंगे। इलेक्शन 25 तारीख को है, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, तो पल पल की खबर आपको इंडिया टीवी पर मिलती रहेगी।